हेलो, माय नेम इज़ शिवम सिंह। हम लोग प्रैक्टिस सेशन में काम कर रहे हैं अभी तक, और प्रैक्टिस सेशन में अभी तक हम लोगों ने 36 वीडियो बना चुके हैं हम लोग। और उसमें प्रैक्टिस भी अच्छी खासी चल रही है इस टाइम, काफ़ी लोगों की मैं देख रहा हूँ। ओके। और 36 वीडियोज़ में हम लोगों ने अभी तक 3400 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। और आज थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट सेशन है, जिसमें कि हम बात करेंगे अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस जो होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। ओके। तो यार ये थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस जो है वो हर जगह सिलेबस नहीं है, मतलब मोस्टली जगह पे सिलेबस में नहीं है वो। जैसे आप ईएससी देख लो, यूपीएससी यही देख लो, मतलब कहीं भी सिलेबस में नहीं है। लेकिन उसमें दो तीन टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप क्लासिक क्लैपटॉन ले लो। दूसरा है कि वो जूल थॉमसन वाला कोएफिशिएंट ले लो। तीसरा है सीपी माइनस सी वाला। तीन चार टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए थर्मोडायनेमिक रिलेशन का वीडियो बना रहा हूँ। वैसे कोई मतलब नहीं है। और कुछ क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, दो तीन क्वेश्चन। और पूरे चैप्टर में 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में आप देखोगे कि चार पांच टाइप के क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके। क्लासिस क्लैपटॉन तो 15 बार पूछा हुआ है मुझे लगता है पूरे चैप्टर में। मतलब 40 क्वेश्चन में 12 से 15 बार क्लासिस क्लैपटॉन ही है, और 4 से 5 बार जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ही है। ओके। और देखो, जो ये प्रैक्टिस सेशन है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, ईएससी की, यूपीएससी एई की, पीएसयूज़ की, एसएससी जेई की, और ये तो गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सेशन है गेट के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो मतलब इंटरव्यू दोगे पीएसयू में जाके, और पीएसयू में जाके इंटरव्यू देना है तो कोई एसी पीएस अगर लगा लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। ये है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट नहीं खोल सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट थ्योरी से ही खुलेंगे, और वहाँ पे बतानी थ्योरी ही जाके इंटरव्यू में। आप न्यूमेरिकल लगा नहीं शुरू करोगे। ओके। तो ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन है थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पे। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। दो चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद वही क्वेश्चन रिपीट होगा तो क्या डिस्कस करेंगे फिर। पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखो देखो ये जो कंडीशंस है, यहाँ पूछा गया है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में। ठीक है, और पहली बार जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता क्या है, दैट इज द स्लोप ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन विथ प्रेशर। मतलब टीपी कर्व का स्लोप है ये। अगर हम कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन्स खींचते हैं तो ये सारी लाइन्स कांस्टेंट एंथैल्पी है। मतलब इसकी पूरे लाइन की एंथैल्पी H1 होगी, इसकी पूरे की एंथैल्पी H2 होगी। मैंने यहाँ नोट किया हुआ है सब। ठीक है। और जो इस थ्रू आउट प्रोसेस में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये सब, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर्स। और इसको हम बोलते हैं, और इन मैक्सिमम टेम्परेचर्स को मिलाने से जो कर्व बनता है उसे हम कहते हैं इन्वर्जन कर्व। ठीक, ये तो आप समझे ना। अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए। अगर आप इस साइड इस सेक्शन में हैं इस कर्व के, तो देखो थ्रॉटलिंग में प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग हम चलते हैं। थ्रॉटलिंग ऐसे हो रही है, मतलब थ्रॉटलिंग इसी के लॉन्ग होगी ना, कांस्टेंट एच है तो थ्रॉटलिंग इसी के लॉन्ग होगी। तो मैं समझाता हूँ डिटेल में एकदम। इसको इस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हो ना, इस तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो एक चीज़ और आप ध्यान दे रहे हो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। देखो इस कर्व ऐसे है ना, ऊपर उठते हुए
ऊपर तो कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है। इतना ऑब्जर्व कर पाए। इसका मतलब ये जो सेक्शन है इस साइड वाला, इन्वर्जन कर्व के इस साइड वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हीटिंग हो रही है, मतलब गैस डिक्रीज हो रहा है इधर जाने पे। इस पॉइंट के आगे की बात कर रहे हैं हम लोग, इस साइड की बात कर रहे हैं, इस सेक्शन की, जो हमारा बना देता हूँ मेरे को, जो हमारा ये सेक्शन है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर इस सेक्शन में देख रहे हैं कि अगर प्रेशर डिक्रीज होगा थ्रॉटलिंग में, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हीटिंग हो रही है। ये समझ पा रहे हो आप ना, हीटिंग हो रही है। लेकिन अच्छा आप ये देखो, अब डेल टी बाई डेल पी है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो म्यू हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप देख के भी पता लगा सकते हो कि इधर का म्यू नेगेटिव है, मतलब म्यू नेगेटिव है। अगर म्यू नेगेटिव है तो हीटिंग होगी। ओके, और उसी तरीके से कन्वर्सली हम कह सकते हैं, अगर इस साइड आ जाएंगे इन्वर्जन करके इस साइड, तो म्यू जो हमारा पॉजिटिव जाएगा और कूलिंग होगी, और लेकिन प्रेशर दोनों में ही घटेगा। इतना समझे ना, इतना समझे ना। और जो ये पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जो मैं मिटा रहा हूँ, जो जैसे पॉइंट है, ये होते हैं म्यू इक्वल टू जीरो के पॉइंट, मतलब कि आइडियल गैसेस के लिए म्यू की वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब कि प्रेशर घटेगा लेकिन टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आएगा ही नहीं इन केसेस ऑफ थ्रॉटलिंग। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये थ्रॉटलिंग में एच कांस्टेंट रहता है और एच डिपेंडेंट होता है टोटली टेम्परेचर पे। अगर आइडियल गैस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना पड़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना पड़ेगा फॉर कांस्टेंट एंथैल्पी। इतना समझ गए आप लोग कि अगर अगर इन्वर्जन कर्व के अगर हम राइट साइड है तब तो हीटिंग होगी, और यहाँ म्यू लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा। और इन्वर्जन करके अगर हम लेफ्ट साइड हैं तो वहाँ पे कूलिंग होगी विथ थ्रॉटलिंग के साथ कूलिंग होगी। वहाँ पे प्रेशर गिरने के साथ साथ टेम्परेचर भी घटेगा, मतलब कि कूलिंग होगी और म्यू पॉजिटिव होगा। और जो मिड में जो पॉइंट आ रहा है ये हमारा म्यू इक्वल टू जीरो है। म्यू इक्वल टू जीरो होता है आइडियल गैसेस के लिए। ठीक है, आइडियल गैसेस के लिए म्यू इक्वल टू जीरो होता है। जीरो क्यों होता है म्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्रेशर के वेरिएशन से टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होता है। टेम्परेचर का वेरिएशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि एंथैल्पी को कांस्टेंट रखना है। एंथैल्पी कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ये है कि आइडियल गैसेस की एंथैल्पी ओनली ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर टेम्परेचर घट गया तो एंथैल्पी भी घट जाएगी। इसीलिए थ्रॉटलिंग और कंडीशन हमारी क्या है थ्रॉटलिंग की, एंथैल्पी नहीं घटनी चाहिए, और एंथैल्पी नहीं घटनी चाहिए तो टेम्परेचर भी नहीं घटेगा। ओके, क्लियर हो गया पूरा मामला ना। तो क्या क्या हमने सीखा, अगर म्यू क्या है, म्यू इज द स्लोप ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, एक चीज़ ये सीखी। दूसरी चीज़ एट अ कांस्टेंट एंथैल्पी, दूसरी चीज़ ये सीखी, ये मतलब जो जूल थॉमसन कांस्टेंट डिफाइंड है वो डिफाइंड हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए। ओके, तीसरी चीज़ अगर इन्वर्जन कर्व के राइट साइड है तो वहाँ हीटिंग होगी विथ थ्रॉटलिंग, अगर इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट साइड है तो वहाँ कूलिंग होगी विथ थ्रॉटलिंग। ठीक है, और कूलिंग में म्यू होगा पॉजिटिव, हीटिंग में म्यू होगा नेगेटिव, और मिड पॉइंट पे जहाँ आइडियल गैस है वहाँ पे म्यू होगा जीरो, क्योंकि टेम्परेचर को नहीं घटना है, प्रेशर को बस घटना है। इतना सब कुछ हम सीख चुके हैं। ओके, पूरा टॉपिक हो गया है, मतलब जूल थॉमसन के 4-5 क्वेश्चन आएंगे, मैं इससे करा दूंगा डायरेक्टली। अब देखो, अब यहाँ पर पूछा हुआ है जूल थॉमसन क्वेश्चन डिफाइन कैसे करते हैं। डिफाइन यही है हमारा, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट एच, कॉन्स्टेंट एच। ठीक है, तो फिफ्थ का ए हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ का ए हो गया। ठीक है, ट्राई क्वेश्चन नंबर 6।
देखो जो सेकंड क्वेश्चन नंबर है उसमें ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के बारे में क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन डिराइव कैसे होती है बता दे रहा हूँ आपको। ये आपको पता होगा ना ट्रिक, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज। तो आपको हॉरिजॉन्टल में जो कर्व ये सेम सर्कल है उसका रेशियो लेके इतना लिख देना है पहली बात, ठीक है। इतना करने के बाद हम डी एस, अगर कोई ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है तो डी एस कैसे लिखा जा सकता है उसके लिए, एच एफ जी अपॉन टी। टी आपका होगा सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने उसको डी एस को रिप्लेस कर दिया इतने से, ये आ गया। और डी वी कैसे लिखा जा सकते हैं, वी एफ जी, मतलब फ्लूइड और गैस का डिफरेंस, ओके, वी एफ जी। तो बस इसको हम आगे पीछे करेंगे, सेट करेंगे तो ये हमारा बन के आ जाएगा। तो इसको एच एफ जी को एच जी माइनस एच एफ लिख लेंगे और वी एफ जी को लिख लेंगे वी जी माइनस वी एफ। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। और इससे हमारा आंसर आएगा डेल्टी बाई डेल, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, बी नंबर। दूसरे का बी हो गया, पहले का हमारा ए था, दूसरे का बी हो गया, ओके। और जो इसके बारे में आप काफ़ी कुछ देख लो, आप क्लैपेरॉन से क्या निकाल सकते हो आप देखो। अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता हो, टेम्परेचर पता हो, वी एफ जी या वी जी पता हो, डी पी बाई डी टी पता हो, तो आप एच एफ जी निकाल सकते हो सिंपली। मतलब ये फंक्शन किसका किसका है, टी का, पी का, एच एफ जी का, वी एफ जी का, ये चार चीज़ें इसमें हैं, ओके। ये सब इसके बारे में डाटा है, ये सब क्वेश्चन आगे रिपीट होंगे तो वहाँ पर नहीं कराऊंगा। और क्लासिक क्लैपेरॉन इक्वेशन किसका स्लोप होता है, प्रेशर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ओके, इसका स्लोप है ये। और क्या जानना है, इतना हो गया ना, इतना काफ़ी जानकारी है। और इसी में अगर आप करना चाहो तो देखो यहाँ पहुँचे थे ना, इसको मिटा दो, ये क्वेश्चन हो गया ना। और एक्सटेंड करना चाहो इसके इन्फॉर्मेशन को, तो जो टी है, टी सेचुरेशन, और वी एफ जी है, आप वी एफ जी को रिप्लेस कर सकते हो बाई ये लगा के आइडियल गैस लगा सकते हैं, क्योंकि ड्राई सैचुरेटेड वेपर बन चुका है, तो उसको हम एज आइडियल गैस ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डी पी बाई डी टी एस इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच एफ जी आर टी स्क्वायर पी, ठीक। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने में क्या बनेगा, इंटीग्रेट करने पाएगा आपका एल एन पी टू बाई पी वन इक्वल टू एच एफ जी अपॉन आर 1 - T1 - 1/T2, ठीक है। यही इक्वेशन बनेगी फाइनली जाके, मतलब T2 - T1 होता है, सॉरी, T2 - T1, ये इक्वेशन बनेगी, ओके। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो मैंने पूरा क्लासेस भी समझा दिया, जूल थॉमसन भी समझा दिया, जिससे कि आगे दिक्कत ना आए। अब फिर देखो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। जूल थॉमसन क्या है, इट इज़ द प्रेस, जूल थॉमसन का प्रेस क्या है, डेल टी बाई डेल पी था ना ऊपर, डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच ऑफ प्रेशर टेम्परेचर कर्व ऑफ रियल गैस, ठीक है। ये तो हो गया ना, तीसरे का ए हो गया। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखना बहुत क्वेश्चन रिपीटेशन है इस चैप्टर में, रिपीट ही होना है सब कुछ बस। तो हम क्या क्या कर चुके हैं, तो पहले का था ए, पहले का ए, दूसरे का भी, तीसरे का भी ए है, रिपीटेशन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन। ये मैंने समझाया था आपको ना। अब देखो ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स आर क्लासिक क्लैपेरॉन इक्वेशन, करिए वाला। देखो यार क्वेश्चन जो रिपीट होगा उसके टाइम नहीं मिलेगा आपको। अगर कहीं क्वेश्चन लिख दिया मैंने रिपीटेशन है, मतलब आपको वीडियो पॉज करना है, लगाना, अगर लगाने के बाद लगाइए, नहीं लगाने के बाद बहुत जरूरी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और देखो मैंने समझाया था पीछे ना कि जो क्लासिक क्लैपेरॉन इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, प्रेशर आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, एच एफ जी आ रहा है, वी एफ जी आ रहा है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, बस चार चीज़ें। एंट्रोपी कहीं नहीं है इसमें क्लासिक क्लैपेरॉन में। तो 1 2 3 पर आंसर हो जाएगा, फोर्थ का डी। अब जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो सिलेबस से बाहर है, इसको कर सकते हैं, करना चाहें तो, मतलब कर क्या सकते हैं। अगर एक कॉमन सेंस हल्का सा होगा आपके पास, मतलब आप लगाएंगे ना, होगा तो वही सबके पास। अगर आप लगाएंगे कॉमन सेंस, मतलब डरेंगे नहीं क्वेश्चन से, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है, बस बहुत डिटेल नहीं जाननी पड़ेगी इसलिए आपको करने के लिए।
जैसे सिलेबस में है नहीं, अगर आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो, इसलिए मैं हल्का सा करा दूँ क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट है आगे एक बार, तो पूरा चैप्टर हो जाएगा हमारा, को छोड़ना नहीं पड़ेगा हमें। देखो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो पहला स्टेटमेंट सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, ये आपको पता ही होगा, ये हर जगह होता है। और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज रेडियस टू आर फॉर आइडियल गैस, ये भी पता है आपको, आर होता है आइडियल गैसेस के लिए। और जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डेल पी बाई डेल वी कैन आइदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप कहीं भी निकालोगे तो अगर प्रेशर नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ा रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो प्रेशर घटेगा। ओके, तो अगर हमेशा नेगेटिव होता है तो ये पार्ट नेगेटिव हो गया, यहाँ पहले से एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और ये वाला जो स्क्वायर टर्म है तो पॉजिटिव होगा ही। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तीसरा नंबर, और सब सही है। फिफ्थ का सी हो गया। सिक्स नंबर रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो मैं आंसर दे रहा हूँ डायरेक्टली सी। ओके, 6 नंबर रिपीटिशन क्वेश्चन नंबर 2 का। 7th नंबर ट्राई कीजिए। 7th नंबर रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। 8th नंबर ट्राई कीजिए। देखो अगले पूछा गया है गिव्स फ्री एनर्जी जी इज डिफाइंड एज, तो जी डिफाइंड होता है जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, और ये होता है मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द ओपन सिस्टम। ओके जी, और जो एफ फंक्शन होता है एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस होता है, इट इज़ द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, ऐसी डेफिनेशन होती है इसकी। ये गिब्स फंक्शन है और ये हेल्मोंट शायद होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इस टाइम। ठीक है, तो जी वाला मैं बता दिया, ये है आंसर 8th का, ये है। 9th नंबर ट्राई कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने ड्राइव कर दिया है यहाँ पे, बहुत डेरिवेशन का सिंपल्स होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो पहला है कि इसमें कौन सा सही पूछा गया है, तो आपको ये पता होगा क्यू इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, यू प्लस पी डी वी, तो क्यू की वैल्यू टी डी एस लिख सकते हैं हम लोग रिवर्सिबल के लिए। क्यू इक्वल टू टी डी एस, डी यू इक्वल टू पी डी वी, तो पहला रिलेशनशिप तो इससे ही आ गया। और दूसरे में दिक्कत होती है लोगों को, दूसरा आप याद कर लो, एंथैल्पी फॉर्मूला पता होगा ना, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, तो डी इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बस, डी एच इक्वल टू डी यू हो जाएगा प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, और इसकी वैल्यू ऊपर से उठा लेंगे यहाँ से, तो ये टी डी एस आ जाएगा। ठीक है, ये टी डी एस रिप्लेस कर देंगे तो इसको आगे पीछे करने पे ये आंसर आ जाएगा। ओके, 1 and 4 बी आंसर। 9th का भी 10th नंबर रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 2 का, और आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 11। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट यार, 11 ट्राई कीजिए।
तो उसमें जो मैचिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जरूरी नहीं है, जितना आप जानते हो उतना लगा दो, आंसर उससे आ सकता है। पॉसिबिलिटी 90% पॉसिबिलिटी होती है, दो तीन अगर ऑप्शन आप एक दो मिला लेते हो ऑप्शन बस, तो उससे आंसर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का डरना नहीं मैचिंग वाला कभी भी, या बहुत डिफिकल्ट टर्म दे दिए हैं उसमें तो। देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि सिंपल बात, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको पता होगा ना, पी बराबर एन आर टी लिखते हैं, पी बराबर एम आर टी आप लिखते हो, पी बराबर एम आर टी है। ठीक है, अगर ये आइडियल गैस के लिए, अगर रियल गैस के लिए यही इक्वेशन लिखनी तो हम लिख देंगे पी बराबर जेड एम आर टी, तो ये जेड के लिए पी बाई आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सिंपल था, एक लिए फॉर्मूला दो, और ये नहीं भी आता तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप जाइए, जूल थॉम्सन का ऑप्शन मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। तो बी का जूल थॉम्सन का ऑप्शन क्या होता है, डी पी डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, मतलब बी का 3 हो गया, बी का 3 होते ही ये दोनों चले गए। ठीक है, अगला आता है कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट, तो ये आपने पढ़ा होगा ना इसके बारे में, डी क्यू बराबर एम सी पी डेल्टा टी, क्यू बराबर एम सी पी डेल्टा टी, और एट कांस्टेंट प्रेशर ये एंथैल्पी बराबर होता है डी एच इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। तो सिंपल आप कर दो डी एच बाई डी टी कर दो, तो यही आ गया एम सी पी, और यूनिट मास के लिए देखना है तो बस सी पी आ जाएगा यहाँ पे। तो वही यहाँ बोला गया है कि कांस्टेंट प्रेशर हीट स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। सारे यार बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन इसमें। सी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया, और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ये वाला याद कर लो आप, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा अगर अच्छे क्वेश्चन करोगे तो आप। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है ए नंबर। ओके, तो 4 3 2 1 हो गया, 4 3 2 1, एंड आंसर इज बी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर जो है रिपीटिशन है, अभी मैंने पीछे किया था ना क्या क्या किस का फंक्शन है, चौथे नंबर क्वेश्चन का रिपीटिशन है 12 नंबर। ठीक है, तो 12 नंबर मैं दिए दे रहा हूँ आंसर। 13 नंबर जो है सिलेबस में नहीं, इसको मत पढ़िए, जरूरी नहीं है। अगर आपको जानना है आंसर, जानना है आंसर में दे दे रहा हूँ। ये थर्मोडायनामिक रिलेशन का पक्का वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही दो क्वेश्चन ऐसे हैं, ये छोड़ रहा हूँ मैं। इसके 13-14 रिलेशनशिप हो तो याद करने पड़े, लेकिन सिलेबस में कहीं है नहीं ये सब। ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं, बस बस इस टाइम गेट में आ गया है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। ट्राई क्वेश्चन नंबर 14। तो कुछ आप सीख चुके होंगे। डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक हीट ये वाला, और पीछे पढ़ा था ना, काफ़ी डिटेल में बताया मैंने। तो डी का ऑप्शन 2 हो जाएगा, डी का 2 होते ही ये चले गए, तो हमारा क्या हो गया, कुछ सेट हुआ नहीं, कुछ सेट नहीं हुआ अभी भी। दूसरी चीज़ मिलती है हमें वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी। ठीक है, अभी पढ़ा था पीछे ना, पीछे ने पढ़ा था अभी, और वो था ये रहा 1 बाई वी डी बाई, हाँ ठीक है। सी के लिए आएगा, सी के लिए आ जाएगा A1। ओके, एंड ए के लिए, ए जो है स्पेसिफिक, ए के लिए 3 सेट हो जाएगा अपने आप। सी के लिए 1, सी के लिए 1 होते ही बी का 2 हुआ है, सी का 1, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए 14 का। सी है, सॉरी, हाँ सॉरी, सही तो है यार, गलत बोल दिया मैंने। ये ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, 34/12 सी ही होगा। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन है, आपको अगर आपको नहीं यार तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप हो गई है, तो काफ़ी इतना आपको नहीं पढ़ना था थोड़ा रिलेशन में, मतलब पढ़ना तो पढ़ लीजिए गेट के लिए। अगर गेट अगर मेन फोकस नहीं है,
और गेट के लिए क्या है, गेट के लिए हमारे पास 2 ही 3 चैप्टर्स हैं जो बचते हैं गेट के लिए। ड्रैग वाला हो गया, ड्रैग वैग हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसमें हो गया ये सब रिलेशन, ये आप लास्ट में पढ़ सकते हो चाहो तो, अगर गेट बहुत फोकस नहीं है तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी होगा। जो बी है उसको लगाइए। दो, ये जो है द कांस्टेंट बी इन द इक्वेशन इन टर्म ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट वी सी, ये होता है वी सी बाई 3। ठीक है, ये डाटा है, आप याद कर लीजिए, फैक्चुअल चीज़ है। 15th का, ये 16 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है उसमें वही क्लासिक इलेक्ट्रॉन लगाना है, फॉर्मूला हमें पता याद ही हो चुका है अभी तक। और लेटेंट हीट पूछा हुआ, लेटेंट हीट मतलब यही हो गया HFG। ओके, और डाटा सारा दिया हुआ, DT/dP दिया हुआ है 0.1 बार पर केल्विन। ये आप ध्यान रखिएगा, बार जो है वो SI यूनिट नहीं है, बार SI यूनिट नहीं है, सॉरी सही तो बोला, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट है। ठीक है, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे इसे, तो ये 10⁵ को मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन HFG बता नहीं है, टेम्परेचर दिया हुआ है 400, VFG जो है 0.251 माइनस 1.001, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो VFG हमारा आ जाएगा, और ये 0.25 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16th का सी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 17। ये वही भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वही क्लासिस क्लेप्टॉन के बारे में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था ना रिपीटेशन का, हाँ वही है। मतलब क्लासिस क्लेप्टॉन में जो होता है DT/dP होता है, सॉरी DP/dt होता है, DP/dt इक्वल टू HFG अपॉन TVFG, उसी में होता है ना। तो इसी में सारा सब कुछ है, स्लोप ऑफ सैचुरेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर इन लाइन, लेटेंट हीट यहाँ पे आ गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमारा क्लासिक क्लेप्टॉन हो जाएगा 17th का सी आंसर। ट्राई क्वेश्चन नंबर 18th। देखो, ये जो क्वेश्चन है उसमें वही क्लासिक क्लेप्टॉन के बारे में फिर से पूछा हुआ, रिपीटेशन अगेन है। इट इज़ यूजफुल फॉर द एस्टिमेशन प्रॉपर्टी लाइक एंथैल्पी इन फ्रॉम द अदर मेजरेबल प्रॉपर्टी, सही है। दूसरा, एट अ चेंज ऑफ फेज इट कैन बी, तो रिपीटेड क्वेश्चन के टाइम नहीं मिलेगा यार, या तो आप वीडियो पॉज कर देना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फालतू का। एट अ चेंज ऑफ फेज इट कैन बी यूज टू फाइंड आउट द लेटेंट हीट, सही है, लेटेंट हीट निकाल सकते हैं। लेकिन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिलेशनशिप दिस DP/dV और DS/dt, ये गलत है। हमने इसको डिराइव किया था DP/dt इसको टू DS/dV, यहाँ से निकाला था ना, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज। ओके,
तो तीसरा गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 बी, 18 का बी। 19th नंबर रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 2 का, आप देख लीजिए। एंड 20 नंबर ट्राई कीजिए। ट्वेंटी नंबर में जो बोला गया है मैं बता चुका हूँ इसके बारे में पहले ही, कि अगर म्यू की वैल्यू जीरो से आगे है, म्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो होगी कूलिंग, अगर म्यू लेस देन ज़ीरो है तो होगी हीटिंग, ठीक है। और म्यू की वैल्यू अगर जीरो है तो ये है आइडियल गैस की कंडीशन। इतना आप डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ बात की गई है रेफ्रिजरेटर इफेक्ट्स, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब कि कूलिंग की। तो म्यू की वैल्यू मोर देन जीरो होनी चाहिए। तो चार ऑप्शन में कहाँ कहाँ म्यू ग्रेटर देन जीरो है, देखिए ये तो जीरो ही हो गया, ये वन है, ये हो सकता है, और ये है ग्रेटर देन वन, ये भी हो सकता है। यहाँ इनको जीरो लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जीरो नहीं लिखा, गलती की है इन्होंने बस। यहाँ जीरो कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन अगर बात कर रहे हैं म्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इस तरफ जीरो इस तरफ, तो अगर ये भी लिख सकते हैं कि म्यू वन से बड़ा होना चाहिए, ये इतना इन्होंने छोड़ दिया है। तो मोस्ट करेक्ट आंसर इसमें होगा, मोस्ट करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ठीक है, 20 का डी। 21 ट्राई कीजिए। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि जो पहला स्टेटमेंट जो है, अ गैस विथ अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मोर देन वन इज मोर कंप्रेसिबल देन द परफेक्ट। इसके बारे में मुझे यार बहुत आइडिया नहीं है रियल गैसेस के बारे में, ठीक है। तो मुझे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, और जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें कोई लिखा हुआ नहीं है शायद, इन्होंने भी उसको छोड़ दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो ये मान लेते हैं जो उन्होंने दिया उसको सही मान लेते हैं, इन्होंने बी आंसर दिया है, बेसिकली बी दिया हुआ है, ठीक है। 21 का बी, 21 का नहीं सॉरी 21 का ए दिया हुआ है आंसर। इसका मतलब कि 2 and 3 करेक्ट है, मतलब कि ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, इतना आप जान लो कि ये स्टेटमेंट गलत है। जो दूसरा वाला ये मैं समझा सकता हूँ, जो नीचे वाले दो स्टेटमेंट है ना वो मुझे आते हैं बढ़िया से। जब आप बनाते हो याला कंप्रेसिबिलिटी चार्ट वाला और ये वाला ग्राफ, तो इसमें नीचे रिड्यूस प्रेशर होता है, और रिड्यूस प्रेशर होता क्या है, रिड्यूस प्रेशर होता है आपका पी क्रिटिकल, नहीं पी नॉर्मल अपॉन पी क्रिटिकल, मतलब पी एक्चुअल क्या है अपॉन में पी क्रिटिकल, उसका बोलते हैं रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। देन ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट द क्रिटिकल पॉइंट इज जीरो। क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट इसमें कर्व का इन्फ्लेक्शन होता है, अगर इन्फ्लेक्शन कहीं भी होता है कर्व का, वहाँ पे दोनों डेरिवेटिव जीरो होते हैं। ओके, नहीं यहाँ मतलब डिक्रीजिंग होता है ना तो इंक्रीजिंग होता है, यहाँ डेरिवेटिव जीरो होते हैं दोनों वाले, ठीक है। तो 2 and 3 करेक्ट है, इतना बताए। 1 का मुझे कन्फ्यूजन था, 1 गलत है। ओके, आंसर ए है इसका 21 का। 22 ट्राई कीजिए, 22 नंबर। ये देखो, ये बता, ये सिंपल क्वेश्चन है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज आइडियल यूनिटी फॉर आइडियल गैस, सही है। 22 का बी, तो सबको पता ही होगा ना। जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है आपका, पी वी बराबर आर टी इक्वल टू जेड होता है। हमारी इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस की, पी बराबर आर टी, सिंपली मतलब जेड की वैल्यू 1 होगी तभी नहीं ऐसा इक्वेशन बन पाएगा। ओके, 22 का ए हो गया। 23 ट्राई कीजिए।
देखो, विच थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस फ्रॉम द डाटा ऑफ अदर मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अब मैक्सवेल इक्वेशंस तो वही सब है आपकी, टी थर्मल पावर स्टेशन विलेज, तो इसी को ऐसे ऐसे लिख दो 2 बार, वर्टिकल में नेगेटिव साइन आएगा, हॉरिजॉन्टल में कोई साइन नहीं आएगा, ऐसे ऐसे लिख दो, तो 4 इक्वेशन बन जाएगी ऊपर नीचे करके। तो उसमें इसमें आंसर एंट्रोपी दिया, उसको याद कर लो। इसका मुझे भी एक्सप्लेनेशन बहुत सही से नहीं पता है, और बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन यूज होती है फॉर रियल गैसेस, ठीक है, ये इंटरव्यू में आप बता सकते हो, कोई पूछता है तो कि ये मैक्सवेल इक्वेशन का यूज क्या है। 24 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, जो क्लॉसियस क्लैपेरॉन है हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये दोनों स्टेटमेंट हम लोग अब तो जान ही गए होंगे कि इट इज़ अ पॉसिबल वे टू मेजरिंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, टेम्परेचर निकाल सकते हो इजीली आप। तो दूसरा स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो, हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है, इट डज नॉट अप्लाई टू चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड सॉलिड टू द वेपर फेज, इसका मुझे करेक्ट आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओके, बेसिकली हमने पढ़ा क्या है, लिक्विड से गैस के बाद लिक्विड से वेपर के बारे में पढ़ा हुआ है हमने, तो इसका मुझे आइडिया है नहीं, तो ये स्टेटमेंट उन्होंने गलत दिया हुआ है। मतलब ये इम्प्लाई हो जाता है, इसका कहने का मतलब हो जाता है, तभी नहीं गलत हुआ, इन्होंने डज नॉट लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो 24 का आंसर इन्होंने बी दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो इधर तो पता ही था हमें सही था, इसमें कन्फ्यूजन था, ये आप याद कर लो। इसका मतलब कि ये सॉलिड से लिक्विड में इम्प्लाई हो जाता है और सॉलिड से वेपर में भी इम्प्लाई हो जाता है। ओके, दोनों कंडीशंस में। 24 का व्यू का 25 नंबर ट्राई कीजिए। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जी के बारे में जब बताया था मैंने, जी इजकल टू एच माइनस टी एस, तब एफ के बारे में बताया था आपको, एफ इजकल टू यू माइनस टी एस। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 25 का। ओके, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 26। जो 26 नंबर की क्वेश्चन रिपीटिशन है जूल थॉमसन क्वेश्चन का। इसमें बोला गया रियल गैस थ्रॉटलिंग कंडीशन में जा रही है या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन, तो उसमें टेम्परेचर क्या हो सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, दोनों हो सकते हैं, हमने समझाया था ना अभी पीछे। अगर म्यू नेगेटिव है तो हीटिंग होगी, म्यू पॉजिटिव है तो कूलिंग होगी। ओके, मे डिक्रीज मे इंक्रीज, 28 का, 26 का सी। 27 नंबर करिए। तो 27 बोला गया कि कौन सा है इक्वेशन जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम को बताता है। तो ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, पिछले चैप्टर में आया हुआ था शायद, प्योर सब्सटेंसेस में आया हुआ था कि यार केमिकल इक्वेशन कितना कंप्लीट हुआ है कितना नहीं हुआ है, क्या जानना है उसके बारे में, तो हम लगाते हैं गिब्स फंक्शन लगाते हैं वहाँ पे। ठीक है, आपने 12th में पढ़ा होगा गिब्स फंक्शन के बारे में, जब पढ़ा होगा वो जब कौन सा चैप्टर, इक्विलिब्रियम का चैप्टर था 12th में केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, तब ये था वहाँ पे, और थर्मोडायनामिक्स में ये टॉपिक था। ठीक है, तो ये टॉपिक जो थर्मोडायनामिक्स में था, आपने 12th में पढ़ा होगा सब कुछ। ओके, देन अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए 28 नंबर। तो जो क्लासिक क्लैपेरॉन इक्वेशन है उसमें वो ये पूछना है क्या फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया हो। तो पहली बात, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, इसका कोई मतलब है नहीं, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम तो 1 होती है, हमेशा पता है सबको। एंट्रोपी ऑफ सुपर हीटेड वेपर, तो सुपर हीटेड यहाँ पे आ गया, इसकी बात हमने नहीं की थी। और तीसरा इसमें सुपर हीटेड आ गया, तो मुझे ये नहीं पता है कौन सा सही है, लेकिन ये पता है कन्फर्म कि ये तीनों गलत है। ठीक है, और ये हल्का कन्विंसिंग लग रहा है, मतलब कंप्लीटली कन्विंसिंग नहीं आंसर, लेकिन ये हल्का कन्विंसिंग लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है ये। और निकाल भी सकते हैं हम लोग, वो जो आता है ना डी टी
डी पी बाई डी टी इजक्वल टू एच एफ जी अपॉन टी वी एफ जी। तो यहाँ से निकल भी सकता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो सी आंसर होना चाहिए इसका। ओके 28 का सी। 29 नंबर ट्राई कीजिए। ये जो क्वेश्चन 29 है ये भी रिपीट हुआ है हमारा पिछले चैप्टर में कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच रहा है तो क्या मैक्सिमम कौन सी प्रॉपर्टी मैक्सिमम हो जाएगी, और पे एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है 29 का भी मतलब स्टेबलाइज होता है पूरा, एनर्जी मिनिमम होती है एंट्रोपी मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन आएगा 30 नंबर। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन है। तो सी पी बाई सी वी की बात की गई है। तो सी पी माइनस सी वाला आपको पता होगा कॉन्सेप्ट कि वहाँ पे जो एक फॉर्मूला था, ये तो पता नहीं क्या यहाँ पे था, एक टर्म वहाँ पे था डी वी बाई डी पी, एक टर्म था स्टार्टिंग में टी, इतना याद है हमें। ठीक है तो अगर टी को यहाँ कह रहे हैं जीरो कर देंगे, ठीक है तो इसके बारे में पूछा हुआ है। तो अप्रोचेस जीरो एट ट्रिपल पॉइंट, तो गलत है। अप्रोचेस जीरो एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर अप्रोचेस टू जीरो, हाँ यही सही है। और टी को आप जीरो कर दोगे तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब सी पी बराबर सी बी हो जाएगा। ओके तो ये भी स्टेटमेंट सही है 30 का भी। 31 नंबर रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 32। देखो इन तीन गैसेस में अगर आप थ्रॉटलिंग कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो जूल थॉम्सन वाला, तो उन केस में इन तीन गैसेस में हीटिंग होती है। ये तीन गैसेस है, पहली नियॉन है, दूसरी हीलियम है, तीसरी हाइड्रोजन है। ओके तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बस ये तीन गैसेस हैं और हर जगह कूलिंग होगी। बस इन तीन गैसेस के अलावा कहीं भी आप चले जाइए वहाँ कूलिंग होगी और यहाँ बस हीटिंग होती है। ओके 32 का बी हो गया। 33 नंबर ट्राई कीजिए। देखो जो ब्रेटन साइकिल होता है उसकी एफिशिएंसी होती है ना, ये तो पता होगा आपको गैस टरबाइन साइकिल की। ये होता है यहाँ आरपी होता है, प्रेशर रेशियो। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। और अगर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया हो तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पुटअप कर दीजिए बस। यहाँ पे 300/1200 है, तो ये गया 1/4 आ गया, तो पावर 1/2 है, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, तो 50% आंसर आ जाएगा। ठीक है 33 का सी। समझ गया ना क्या है, बस इसको आपको सॉल्व करना है आपको। ये पावर 1/2 होगी ऊपर अगर मिनिमम बाई मैक्सिमम करते हैं तो। ट्राई क्वेश्चन नंबर 34। तो
यहाँ पे पूछ रहा है कि वेरी यूजफुल कौन सा है फॉर प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। अगर क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है तो क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ तो आप रिड्यूस प्रेशर निकाल सकते हो और रिड्यूस टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है। और इन दोनों का यूज कहाँ पे होता है, इन द केस ऑफ जनरलाइज्ड कंप्रेसिबिलिटी चार्ट। इससे हम काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं, ओके। तो 34 का डी हो गया। 35 नंबर ट्राई कीजिए। ये फिर फालतू क्वेश्चन आ गया कि इन प्योर जेट डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। रियल गैस के लिए जेट की वैल्यू क्या हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, 0 1 1 लेस देन 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है। और मान लो प्रेशर हाई टेम्परेचर हो गया तो ये आइडियल गैस बन जाएगा। आइडियल गैस बनते ही जेट की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अदर सर्कमस्टेंसेस में जेट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, ओके। तो सी हो जाएगा आंसर इसका। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 36। सॉरी 35 का क्या था आंसर, बी दिया है उन्होंने, हाँ बी ही आंसर है, बी है, बी ही में लिखा हुआ है ना, सब कुछ हो सकता है। 35 का बी है। 36 ट्राई कीजिए। तो जो 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहना चाह रहे हैं अगर कोई आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसने डाटा टेबल्स अलग अलग यूज कर लिए हैं तो क्या उसके रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा? नहीं, रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट होता है वहाँ से हम बस डिफरेंस लेते हैं। हमने मान लो रेफरेंस पॉइंट इसको मान लिया, जैसे यहाँ हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया 0, ठीक है। और हमने कहा कि यहाँ से कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक गिर रही तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ 5 मीटर होगा, डिफरेंस 5 मीटर होगा ना। अगर हम इसको डिफरेंस पॉइंट और ऊपर मान लें तब भी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस 5 मीटर ही होगा ना। और पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कहीं भी एब्सोल्यूट वैल्यू यूज नहीं करते, हम लोग हमेशा डिफरेंस यूज करते हैं किसी प्रॉपर्टी का। आप वो ले लो, एंट्रोपी ले लो, एंथैल्पी ले लो, इंटरनल एनर्जी ले लो, सबका हम डिफरेंस यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है कि डिफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं। तो ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों रीजन सही है, नो कॉन्सिक्वेंस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। 36 का ए हो गया। 37 ट्राई कीजिए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये फिर से यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने गलत लिख दिया है, डेल टी बाई डेल बी, हाँ गलत लिख दिया है। यहाँ होना चाहिए डेल पी बाई डेल टी, उल्टा लिख दिया इन्होंने, ठीक है। एच एफ जी अपॉन वी एफ जी, टी वी एफ जी, ये तो हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं ना क्वेश्चन ये सब। तो 37 का सी हो गया। 30 नंबर ट्राई कीजिए। वही बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछे बस क्लॉसेस। मैंने कहा ना क्लॉसेस बहुत रिपीटेड है इस चैप्टर में। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी आर्बिट्री टेम्परेचर कैन बी एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटली विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से कर सकते हैं? क्लेसिस क्लैपेरॉन में आता है हमारा प्रेशर, ठीक है। तो सी हो जाएगा 38 का। 39 भी रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 18 का, तो इसका आंसर सी है। आप देख रहे हो ना कितना रिपीटेशन था। मैंने वो चैप्टर इसलिए करा दिया कि लोगों को कॉन्फिडेंस रहे, कुछ छूटा ना रहे। और नहीं तो अगर आपको कोई मतलब नहीं है यार, थोड़ा सा ही करना है। और क्लेसिस क्लैपेरॉन जूल कोएफिशिएंट वाला ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। ये थर्मोडायनामिक रिलेशन में नहीं आते हैं, मतलब लोग एज्यूम नहीं करते हैं उसमें, और पूछ लेते हैं कहीं भी, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका, ओके। तो आज का वीडियो हो गया कंप्लीट, और आज के 39 क्वेश्चन हो गए, और आज थर्मोडायनामिक्स भी खत्म हो गई है। और आज हमारे 9 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं और 3400 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो थैंक यू और इतनी लंबी जर्नी के लिए। और रिस्पॉन्स जब अच्छा मिलने लगा है यूट्यूब चैनल पे, काफ़ी लोग देख रहे हैं अब टाइम, ओके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मतलब बिना सब्सक्राइब किए लोग ज़्यादा देखते हैं कंपेयर टू सब्सक्राइब किए वाले। मतलब सब्सक्राइब लोग नहीं करते चैनल देखने के बाद भी, तो सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया रहेगा, ओके। और अपने दोस्तों को बताओ अबाउट दिस प्रैक्टिस सेशन, अच्छी प्रैक्टिस होगी। मेन है कि अगर हो सकता है मैंने कुछ गलत बताया हो, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कुछ गलत ना हो, लेकिन अगर गलती हो सकती है, ह्यूमन बींग है हम लोग, तो हो सकता है वो दोस्त तेज आपको पढ़ने में, वो बता दें कि हम गलती है, तो इन चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अगर इंप्रूवमेंट होगा तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा कुछ दिनों बाद। इट इज़ स्लो प्रोसेस, लर्निंग इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।